लेक्चर 13 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेक्चर 13 में पहुंच गए। कैसे समय बीतता जा रहा है बेटे, हम खुद अपनी मदद कर रहे हैं बेटे। गाइडलाइंस आपके सामने है, गाइडलाइंस आपके सामने है बेटे। मैंने कसम खाई है कि मैं सारी गाइडलाइंस, सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आपके लिए उनका वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपको दूंगा। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, हमें खुद ही अपनी मदद करनी है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी की राह की इंतजार नहीं होनी चाहिए कि शनि ठीक होगा तो मैं पास होऊंगा। नहीं बेटे, मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, इन लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा एक्सपीरियंस है, नो वन एंड नथिंग। भले राहु केतु आपके प्रॉपर हैं बेटे, नो वन, ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपका दोस्त, कोई मदद नहीं करेगा। नो वन एंड नथिंग विल हेल्प यू, नो वन एंड नथिंग विल हेल्प यू unless until you start helping yourself। क्या बढ़िया बात बेटे कह गए कहने वाले कि आपको लगता है कि आपकी वो मदद कर देगा, ये मदद कर देगा, मैं वॉशरूम में टॉयलेट में जाऊंगा, किसी से पूछ लूंगा, चीटिंग कर लूंगा, रोल नंबर साथ में हो जाए, एक सेंटर हो जाए, मम्मी मदद कर देंगी। बेटे ये सब एक लेवल तक मदद कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखा है इनकी मदद करने की। उसके बाहर अगर जाना है तो आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। समय तो निकलता ही जा रहा है। आओ बेटे, आओ लेक्चर 13 की तरफ हम बढ़े। आज हम लेक्चर 13 समझ लें, शॉर्ट नोट 13 समझ लें, डिफरेंस बिटवीन 13 समझ लें, कमेंट 13 समझ लें। बेटे आप सभी पहले क्वेश्चन नंबर 13 को लिखें। ये बेटे आपको सॉफ्ट कॉपी मैंने दिखाई हुई है, ये आपके सामने हार्ड कॉपी मैंने रखी है, मैं इसी में से देख रहा हूं। व्हाट इज, लिखे बेटे, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन द context of, what is cost of control in the context of preparing the consolidated balance sheet। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर 13, क्वेश्चन 13, कमेंट 13, कुछ भी समझ ले, कंपनी अकाउंट्स की 35 मार्क्स की थ्योरी को कवर कर रहा है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो था चैप्टर कौन सा है, मैं सच में उसका थप्पड़ मारने वाला हूं बेटे। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है, और कंपनीज एक्ट 2013 जैसे आ चुका है, तो आप प्लीज एक बार निकाल ले जी, निकाल ले। ये देखिए जी क्वेश्चन 13, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के कंटेक्स्ट में। उसके बाद बेटे आपको मैं कहता हूं कि आप अपनी बुक भी ओपन करें। मैंने कहा जी चैप्टर 11 मेरी बुक को ओपन करें, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देखिए जी, ये देखिए, मैं भूपेश आनंद इसका फॉन्ट बड़ा कर रहा हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल स्लैश गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। बेटे मैं अपने लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल लेक्चर्स में इस टॉपिक को समझाने के लिए लगभग 24 कंसेप्ट्स कराता हूं और 14 एडजस्टमेंट्स कराता हूं,
और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक अलग से देता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक अलग से देता हूँ। बेटे मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अगर आपने मेरे YouTube के लेक्चर्स या फेस टू फेस के लेक्चर्स या पेन ड्राइव लेक्चर से कर लिए ना, ऐसा मेथड आपके टीचर ने भी नहीं कराया होगा जो मेथड मैं कराता हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को करने के लिए। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में इट इज नाउ कंपल्सरी दैट होल्डिंग कंपनी that every holding company should prepare consolidated financial statements। बेटे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपलसरी हो गया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। 1956 में कंपलसरी नहीं था, डिस्क्रिशन थी। तो आइए हम सभी चल पड़े उस राह में जहां पर रोशनी ही रोशनी है मेरे बेटे, जहां पर रोशनी ही रोशनी है। आप सभी ये भी निकाल लें, थ्योरी भी निकाल लें। ये बेटे मैंने इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पहले से ही दे रखा है। ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बेटे इसको भूपेश आनंद कहते हैं। सीए, सीएस, सीएम में आपके लिए मैंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं क्योंकि आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो उस रास्ते से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूं। तो मुझे पता है कहाँ गड्ढे हैं, कैसे पास होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए हम सब उस रोशनी की राह में चलें। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप थ्योरी का रजिस्टर अपना खोल लीजिए। आपको मैं ये कह रहा हूं कि एक चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड का मतलब है कंबाइंड टोटल, इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक वर्ड आपने सुना होगा, होल्डिंग कंपनी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पूछा तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, मैं खाली मुद्दे की बात कर रहा हूं। एक होती है बेटे सब्सिडरी कंपनी, आप मान के चलिए। एक होती है पापा कंपनी और एक होती है बच्चा कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन इज पापा एंड वन इज बच्चा। बेटे पापा कंपनी वो होती है जो किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल और बेटे कंट्रोल जो है या तो वोटिंग पावर से हो सकता है। बेटे कंट्रोल या तो वोटिंग पावर से हो सकता है या उस कंपनी के डायरेक्टर्स को आप कंट्रोल करें। जैसे रतन टाटा बाहर रह के भी टाटा ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इफ वन कंपनी हैज परचेज 51%, more than 50, बेटे लॉ में लिखा हुआ है more than 50, then the company which has purchased is named as holding company। और जिसमें खरीदे गए हैं उसको बोलते हैं बेटे सब्सिडरी कंपनी। तो सवाल आता है, जैसे मैं कहूं यूनिलीवर और एक है हिंद लीवर। बेटे यूनिलीवर और हिंद लीवर की अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो होल्डिंग और 100% सब्सिडरी की है। 100% सब्सिडरी भी हो सकती है, पार्शियल सब्सिडरी भी हो सकती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं यूनिलीवर को, अगर यूनिलीवर इंडिया में रजिस्टर्ड है, होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, मैं मान के चल रहा हूं कि अमेरिका में वैसे तो ये, अगर रिलायंस ने, मान के चलिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस जियो एक नई कंपनी ओपन की और उसके 100% या 50 से ज्यादा परसेंटेज शेयर्स मुकेश अंबानी ने अपने पास रख लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन कंपनीज को हम बोलते हैं, इनका नाम है होल्डिंग कंपनीज। इंडिया में
as per Companies Act 2013 से it is now compulsory that every holding company should prepare consolidated financial statements. अब बेटे होता क्या है कि एक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, अब सुनना ध्यान से, सब्सिडरी कंपनी के सब्सिडरी दूसरी किसी कंपनी के, मैंने नाम लिख दिया सब्सिडरी, कुछ भी हो सकता है, के अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदती है तो प्राइस पेड बाय होल्डिंग फॉर परचेजिंग शेयर्स price paid by holding for purchasing shares of subsidiary is the investment. बेटे इसको होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में करंट एसेट्स में एज ए इन्वेस्टमेंट शो करती है कि भाई मैंने इस कंपनी के ये शेयर्स इतने लाख रुपए के खरीदे मार्केट से। अच्छा, मार्केट से जब हम परचेज करते हैं तो वी हैव टू पे मार्केट प्राइस। बेटे एमपीएस पे होता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, 2-3 मिनट की बात है। बेटे सब्सिडरी कंपनी कि मैं आपको कुछ एक्सट्रैक्ट्स दे रहा हूं। शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। बेटे होल्डिंग कंपनी ने इसके शेयर्स बेटे 51,000 खरीदे हैं बेटे 15 रुपए के हिसाब से, मान के चलते हैं 15 रुपए के हिसाब से। और मैं कहता हूं इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, इस कंपनी के एसेट्स 6 लाख रुपए के हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इस कंपनी की लायबिलिटीज 7 लाख रुपए की है, मैंने ये भी अज्यूम किया। और इसमें थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं यहां 60,000 शेयर्स लिख देता हूं, तो 9 लाख सीधा आ जाएगा। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने 9 लाख रुपीस पे किए इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरा उस कंपनी पे कंट्रोल है, किसका? मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए मोर देन 50%, मैंने 60% खरीदे हैं और 15 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, क्या हो गया इसमें, किसकी क्या घबराना है बेटे? 60,000 शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए की वैल्यू आती है। 9 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट की है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में। अब सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स मैंने अज्यूम किया है कि 10 लाख हैं और 7 लाख की लायबिलिटीज हैं, इसका मतलब 3 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं। 3 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं। 10 लाख रुपए के मैंने कहा टोटल एसेट्स हैं, 3 लाख रुपए की लायबिलिटीज हैं, इसका मतलब 7 लाख रुपए की लायबिलिटीज हैं, इसका मतलब 3 लाख के नेट एसेट्स हैं। अगर ये कंपनी आज लिक्विडेट हो जाए तो इस 3 लाख का 60% तो होल्डिंग कंपनी को नेट एसेट मिलेगा, 1,80,000 बेटे। इसका अगर मैं 60% निकालूं, एक बच्चा कह रहा है क्यों निकालें? क्योंकि बेटे 60% की होल्डिंग है, मैंने माना 60% कैसे आया? 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, बेटे ये 60% की वेटेज आ गई। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 60% शेयर्स लिए, इसका मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के नेट एसेट्स में 60% का कंट्रोल है। आप बताएं, प्राइस पेड बाय एच लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज 9 लाख। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटे, कुछ अटपटी फिगर्स लग सकती हैं, तो क्या हुआ? आपको मतलब समझने से, ये फिगर के अमाउंट से थप्पड़ मारूंगा, ध्यान से सुनो। अब तो कुछ बच्चे हंसना भी शुरू हो गए,
नहीं बेटे, बेटे कमर सीधी। बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सरल भाषा में, सहज भाषा में सभी चीजें बता दूं। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। आपने तो रट्टाफिकेशन किया है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल प्लस आया तो ये, माइनस आया तो ये चीजें प्लस करो, ये चीजें माइनस करो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सब बकवास है। आप जब तक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, बेटे आप मेरे YouTube के वीडियोस देखिए तो सही, आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या बातें बताई हैं प्रैक्टिकल में। ये तो थ्योरी का लेक्चर है तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं जी, लेस 60% ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड बाय एच। बेटे 1,80,000। आप लॉजिकली बताइए सोच के, मैंने एक चीज, एक पोटली खरीदी। पोटली कितने की खरीदी? 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए की पोटली खरीदी। अब आप ये बताइए, जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे इसको पोटली नहीं दिखाना, खोल के दिखाना है, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू आएगी। पोटली को खोल के दिखाना है तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू आएगी। तो मैं इस पोटली को खोल के दिखा रहा हूं। तो बेटे जब मैं इस पोटली को खोल के दिखा रहा हूं तो इसमें से क्या निकला? एसेट्स निकले। और क्या निकला? लायबिलिटीज निकली। एसेट्स का मतलब सुख, लायबिलिटी का मतलब दुख। तो मैं टोटल ऑफ सुख माइनस टोटल ऑफ दुख करूंगा तो नेट सुख या नेट दुख आएंगे, वो उसको बोलते हैं नेट एसेट्स। यहां पर नेट एसेट्स आए 3 लाख के, 60% ऑफ 3 लाख 1,80,000। लेकिन मैंने उसी पोटली के लिए 9 लाख रुपए दिए हैं। तो आप बताइए जी, मैंने 6,80,000 रुपए ज्यादा पे कर दिए या नहीं कर दिए? मैंने 6,80,000 रुपए ज्यादा पे कर दिए, ज्यादा पे कर दिए, ज्यादा पे कर दिए, क्योंकि मुझे उस कंपनी को कंट्रोल करना था। तो कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ कॉस्ट पे की, उसी का नाम है, उसी का नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में बताओ। बेटे कुछ बुक्स में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का गुडविल नाम भी रखा गया है। तो कोई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आप गुडविल कह दें, आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कह दें, एक ही बात है बेटे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा पता चला कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो बेटे पेपर में आएगा तो आप एग्जाम्पल जरूर देंगे। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर आपकी बात को ज्यादा जल्दी समझ पाएगा और आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स देगा। बेटे एग्जामिनर भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसका काम आसान कैसे करोगे? एग्जाम्पल देकर, फ्लो चार्ट बनाकर, पॉइंट वाइज लिखकर, स्मॉल पैराग्राफ लिखकर, तो वो एग्जामिनर आपको मार्क्स ज्यादा देगा। बेटे हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। आप बताइए, मैं वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कर रहा हूं, अगर मैं वीडियो ना बनाऊं, खाली ऑडियो लेक्चर्स बनाऊं, तो आपको समझ कम आएगा। तभी तो आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और बेटे व्हाट्सएप में जगह जगह मेरे वीडियोस जा रहे हैं। बेटे मैं चाहता हूं कि आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़िया काम कराऊं। तो आइए जी, थ्योरी का रजिस्टर ओपन कर लें। आइए प्लीज, लिखेंगे, भले मेरी बुक में अभी आ रहे हैं, बुक में लेक्चर 13, शॉर्ट नोट 13, कमेंट 13, डिफरेंस बिटवीन 13, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ, what is cost of control, what is cost of control in the context of preparing consolidated balance sheet। बेटे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जून 2014 और भी बहुत सारे टेक्स्ट में आ चुका है। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, इसलिए आप लिख रहे हो, ज्यादा समझदारी नहीं दिखा रहे, लिखो। If the price paid by the holding company, देखिए प्राइस पेड का मतलब वो शेयर्स को खरीदने के लिए, उस कंट्रोल को खरीदने के लिए शेयर्स परचेज किए जाते हैं, और शेयर्स को खरीदने के लिए जो प्राइस दिया जाता है, इफ द प्राइस पेड बाय होल्डिंग कंपनी फॉर द शेयर्स
acquired in the subsidiary company is more than if the price paid, अगर आपने ज्यादा पैसे दिए उस पोटली को खरीदने के लिए, दादी माँ की पोटली जिसमें से एसेट्स और लायबिलिटीज बाहर आएंगे, अगर आपने ज्यादा पेमेंट किया उस पोटली को खरीदने के लिए, इफ द प्राइस पेड इज मोर देन द नेट एसेट्स, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड, then the difference is named as cost of control or goodwill. The difference is named as cost of control or goodwill. रोमन 1 लिखने के बाद मैं आ रहा हूं जी रोमन 2 में. If the price paid is less, कई बार आप पोटली के पैसे कम देते हैं और आपको उसमें से ज्यादा कुछ मिलता है, तो बेटे वो कैपिटल प्रॉफिट है. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज कैपिटल लॉस और ऑपोजिट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व लिखिए, सेकंड लिखिए, पार्ट लिखिए. If the price paid is less than value of shares, that is intrinsic value of net assets, then it is named as capital reserve. Then it is named as capital reserve. तो थर्ड रोमन लिखिए, गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज एन इनटेंजिबल एसेट. बेटे गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक इनटेंजिबल एसेट है एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड. बेटे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए. एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर नॉन करंट एसेट्स एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. रोमन 4, in case of reserves, in case of capital reserve, to be shown under the head reserves and surplus under equity and liability side. बेटे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं. लिखे बेटे, मुझे अच्छा लगेगा. बेटे बड़ी मेहनत से आपके लिए थ्योरी के लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं. प्लीज बेटे, प्लीज आपने अगर बुक नहीं खोली हो तो खोल लें. मैंने ये सारी बात आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दे भी दी थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. देखिए आपके सामने 5 स्टार क्वेश्चन मेंशन किया है. ये देखिए पेज नंबर बुक का खोल लीजिए 293. बेटे मैंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल समझा भी दिया, लिखवा भी दिया और अपनी बुक से भी दिखा दिया. हम कर रहे हैं लेक्चर 13 चल रहा है, जून 2014 की सीरीज चल रही है. हमने शुरू किया था दिसंबर 2013 से. आज लेक्चर 13 है, बस खत्म होने ही वाला है. आप आराम से एक बार इस बुक से जरूर देखें कि मैंने इसका आंसर क्या लिखा है. बेटे बस मेरे जाने का समय आ रहा है. मैंने आपको गाइडेंस देनी थी, दे दी. आप चेक कर लीजिए 24 मिनट हो चुका है मुझे बोलते हुए. एक शॉर्ट नोट को समझाने में मैंने 24 मिनट लगाए. अगर आप ये सारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस मेरी देख लें तो आपके 80+ आएंगे. दुनिया की ताकत नहीं है कम आए, बट कंडीशन है कि आपको साथ साथ लिखना है. जो मैं कह रहा हूं प्रेजेंटेशन वैसे देकर आनी है. तो मैं भूपेश आनंद आज आपको शब्बा खैर करता हूं.